नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पशुपालन और कृषि के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इन्वायरमेंट चैप्टर से पूछे जाते हैं, यानी पर्यावरण सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादक में गिरावट के लिए कारण नहीं है। मतलब कहा है कृषि के उत्पादक में गिरावट नहीं है, इसका मतलब कृषि नहीं पूछा है। ठीक है, कह रहा है क्या निर्वाह खेती है, कि मिट्टी की प्रकृति है, कि जनसंख्या का दबाव है, कि प्रदूषण है। देखो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि निर्वाह। ठीक है, कृषि निर्वाह से कृषि उत्पादक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मिट्टी की अगर प्रकृति अगर खराब होगी तो कृषि में उत्पादन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जनसंख्या में ज़्यादा दबाव हो जाएगा तो हम कम क्षेत्र पर खेती कर पाएंगे, जिससे जो कृषि उत्पादक में गिरावट देखी जाएगी। लिखा है प्रदूषण, अगर प्रदूषण बहुत अधिक होगा तो भी तो कृषि उत्पादक हम लोग बहुत कम मात्रा में कर पाएंगे, तो भी कृषि में उत्पादक गिरावट होगी। लेकिन जो निर्वाह खेती है, इससे कोई भी कृषि में गिरावट नहीं आएगी। जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है, कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो गोल क्रांति का संबंध होता है वो होता है आलू से। किससे होता है? आलू से। जो टमाटर होता है, टमाटर और मांस का संबंध होता है लाल क्रांति से। किससे? लाल क्रांति से। खाद का संबंध होता है भूरी क्रांति से। किससे? भूरी क्रांति से संबंध होता है। तो गोल क्रांति किससे होती है? आलू से। यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है, एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है, यानी जो यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ पे कोई शब्द लिखा था, वो एक प्रकार की कृषि है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को, यानी जो खेत का मालिक होता है वो एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। यानी अपनी भूमि का जो उपयोग है वो किराएदार को करने देता है। उसे क्या कहते हैं? क्या उसे रैचिंग कहते हैं? क्या उसे क्राफ्ट रैचिंग कहते हैं? क्या वो शेयर क्राफ्टिंग कहते हैं कि हॉबिंग कहते हैं? तो उसे कहते हैं शेयर क्राफ्टिंग, क्योंकि उसने अपने क्रॉप को यानी फसल को शेयर किया है अपने किराएदार के साथ, इसलिए उसको बोलते हैं शेयर क्रॉपिंग। यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है कि 1980 के दशक में शुरू की गई बिहार राज्य में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद में झारखंड और उड़ीसा में जैसे राज्यों में फैल गया था। यानी सर्वप्रथम 1980 के दशक में बिहार में एक जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे करके झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने इस प्राकृतिक सॉल वन के स्थान पर उपजाने का फैसला लिया था, यानी जो बिहार सरकार ने वो किसके सॉल सॉल नामक एक वृक्ष होता उसके स्थान पर क्या चीज़ उपजाने का फैसला लिया था, तो ये आंदोलन फैल गया था। तब सिंहभूमि जिला, यानी झारखंड का एक सिंहभूमि जिला है, जहां आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था। कहने का मतलब वो कौन सा ऐसा जो पेड़ है या फसल है जिसको 1980 के दशक में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। यानी सरकार कह रही थी सॉल का वृक्ष के स्थान पर हम मतलब वृक्ष को उगाएंगे, जिसकी वजह से आंदोलन हुआ था बिहार में, झारखंड में जिला में। झारखंड में किस जिले में हुआ था? सिंहभूमि जिला में। क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंहभूमि किस जिले में है, तो झारखंड में है। अब कौन सा है देखते हैं। तो जानते हो क्या है? लिखा है प्राकृतिक, बिहार सरकार ने प्राकृतिक सॉल के वन के स्थान पे यहाँ पे कोई शब्द लिखा होगा, वो कौन सा है? वो सागौन का वृक्ष। यानी कहा था साल के स्थान पे सागौन वृक्ष उपजाने का फैसला लिया था बिहार सरकार ने, तभी आंदोलन फैला था। क्योंकि बिहार और झारखंड और उड़ीसा चाहती थी कि सॉल वृक्ष की जगह हम सॉल का ही वृक्ष के स्थान पे उगाएंगे, ना कि सागौन का। इसलिए वो आंदोलन शुरू हो गया था, यानी सागौन के वृक्ष उगाने से।
अगला प्रश्न है, इनमें से इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक है? कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। कृत्रिम का मतलब होता है कि मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया, ठीक नहीं है। मानव द्वारा बनाया गया नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा होता होगा? वो प्राकृतिक होगा, यानी प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है, यानी नेचुरल होगा, यानी नेचुरल होगा। कहा है क्या? डाईक्लोरो डाईफिनिल ट्राईक्लोरोइथेनॉल डीडीटी, ठीक। एड्रिल या बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसे बीएचसी बोलते हैं, या पैराकेट। तो जो कृत्रिम होता है, ये डाईक्लोरो और एड्रीन और बेंजीन, ये सब कृत्रिम होते हैं, ठीक है, ये सब कृत्रिम होते हैं। ये जो पैराकीट जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है, ये एक नेचुरल से प्राप्त होता है, यानी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक कीटनाशक है, ना कि कृत्रिम से। तो कहा कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, इसका मतलब प्राकृतिक होगा। तो प्राकृतिक कौन सा है? पैराकीट है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, कहा है कि सामान्य मिट्टी में कार्बन अनुपात कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात लगभग कितना होता है? तो जो सामान्य मिट्टी होती है, सामान्य मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात रहता है वो 10:1 के अनुपात में रहता है। समझ में आई बात कि नहीं है? कभी कभी क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछता है? पहले नाइट्रोजन लिखेगा, पहले नाइट्रोजन लिखेगा, फिर कार्बन लिखेगा, कहेगा मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बन का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? 1:10 होगा। यानी हमेशा कार्बन का अनुपात 10 ही होगा और नाइट्रोजन का अनुपात 1 ही होगा। क्वेश्चन में कायदे से देख लेना कि पहले कार्बन दिया है कि नाइट्रोजन दिया है, ठीक है। कार्बन दिया होगा तो पहले 10 रहेगा, नाइट्रोजन पहले दिया रहेगा तो पहले 1 होगा, क्योंकि कार्बन का अनुपात 10 होता है और नाइट्रोजन 1 होता है। यानी इस अनुपात में मिट्टी, सामान्य जो मिट्टी होती है कृषि में, उसमें ये दिया रहता है, कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा रहती है। अब फसल को उगाने के लिए हमको और कार्बन और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो हम लोग उर्वरक के माध्यम से और उसमें छिड़काव कर देते हैं, तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात बढ़ जाता है। वो हमसे नहीं पूछा है, लेकिन हमसे पूछा है सामान्य मिट्टी में होता है, ठीक। तो जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 10:1 के अनुपात में होता है, यानी 10 कार्बन होगा और 1 अनुपात होगा। तो कायदे से देख लेना है कि नाइट्रोजन पहले दिया है कि कार्बन पहले दिया है। अगला क्वेश्चन कहा है कि बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाले गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? यानी बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा और गर्म क्षेत्र। बहुत अधिक भारी वर्षा में जानते हो क्या उत्पादन होता है? वो होता है जूट, ठीक है, जूट होता है। कपास होता है काली मिट्टी में, काली मिट्टी में। काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है रेंगुर मिट्टी। क्या? रेंगुर मिट्टी। क्वेश्चन पूछा जाएगा काली मिट्टी किस किस फसल के लिए उपजाऊ है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेंगुर मिट्टी के नाम से। जूट को अधिक वर्षा चाहिए और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र चाहिए, यानी बहुत अधिक नमी चाहिए, वर्षा चाहिए, तो जूट की फसल वहाँ पैदा होगी, अन्यथा नहीं पैदा होगी। तंबाकू दिवस की बात नहीं करते। धान जो होता है वो खरीफ की फसल होती है। किसकी? खरीफ की फसल होती है। कपास भी जो होती है वो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भारी अधिक वर्षा और नमी कहाँ किस फसल के लिए होगी? तो जूट के लिए होगी, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न कहा गया है, भारत में हर वर्षों के बाद कृषि जनगणना संगणना की जाती है। कृषि संगणना का मतलब होता है कृषि जनगणना का कितने वर्षों में की जाती है। जो जनसंख्या वाली जनगणना है, जनसंख्या वाली जनगणना, जनसंख्या की जनगणना जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, 10 वर्ष में होती है। कृषि जनगणना जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। बात समझ में आई? कितने वर्ष में? 5 वर्ष में, जो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा
भारतीय कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है। यानी जब हरित क्रांति फैली थी भारत में, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है। यानी सबसे ज़्यादा किसका उपयोग हम करने लगे हैं? क्या वो नलकूप का करने लगे हैं, कि वो संकर बीज का करने लगे हैं, कि उर्वरक का करने लगे हैं, कि दुग्ध उत्पादन का करने लगे हैं? तो जो हरित क्रांति के बाद सबसे महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है वो बन गया है उर्वरक। क्योंकि जो भारतीय कृषि में जो कृषि हुआ था, यानी भारतीय कृषि का जो क्षेत्र था हरित क्रांति के समय, हम किस चीज़ का उपयोग किए थे? उस समय हम हरित क्रांति के समय अधिक उत्पादन के लिए, गेहूं का अधिक उत्पादन के लिए हम लोग उर्वरक का उपयोग किए थे। यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है, चींटियों के हमले से फसल की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? क्या वो कपूर का किया जाता है, क्या एड्रीन का किया जाता है, कि लवण जल का उपयोग किया जाता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो जो चींटियों के हमला के लिए हम लोग कपूर का उपयोग करते हैं, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, फलोद्यान के अध्ययन को जो बागवानी की कृषि एक शाखा है, बागवानी की एक शाखा है, को किस नाम से जाना जाता है? क्या फसलोत्तर प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है, कि ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है, कि पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, कि फूलोद्यान के नाम से जाना जाता है? जो ये फूलोद्यान के अध्ययन मतलब जहाँ फूलों को की जाती है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। यानी फूलों का जहाँ अध्ययन किया, फूलों की जहाँ खेती की जाती है, उस बागवानी का अध्ययन किसे कहते हैं? उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। लेकिन अगर पूछा जाए कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। कहा फलोद्यान के अध्ययन को, फल के उद्यान को, यानी फल जहाँ पर उगाए जाते हैं उस बागवान को के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपसे फलों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा? पोमोलॉजी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फूलों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो होता है फ्लोरिकल्चर। दोनों सेम नाम है, सेम, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखना, दोनों को एक साथ में नोट कर लेंगे। फलों के अध्ययन के पोमोलॉजी, फूलों के अध्ययन को फ्लोरी, यहाँ भी फल यहाँ भी फाला, यानी दोनों सेम रहेंगे, तो याद करने में आसानी रहेगी, एक जगह पे नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है, शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्या क्रोमियम हो सकता है, क्या स्वच्छता अपशिष्ट जल हो सकता है, क्या विघटित सामग्री हो सकती है, कि क्या कैडमियम हो सकता है? कहने का मतलब शहर में जो भूमि के अंदर जो मिट्टी है, भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक क्या हो सकता है? तो हो सकता है कैडमियम, जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों का मिलावट कहलाती है। यानी सिंचाई जब कर रहे होते हैं, वो वाले पानी में, जो पानी हम खेतों में लगा दिए, नलकूप या किसी भी साधन से, नहर से पानी जा रहा है, उसमें उर्वरक डाल दिए तो पूरे खेत में फैल जाएगा। ठीक है, यानी मान लिया जाए इस नहर से ये हमारा खेत है, यहाँ पे खेत है, यहाँ से हम एक बांध बना के अपने खेत में पानी ला रहे हैं, यहाँ से पानी आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, डालते रहेंगे, उर्वरक डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके जब पानी आएगा पूरे खेत में फैलेगा, पूरे खेत में, तो उर्वरक भी फैल जाएगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्या फर्टिगेशन कहते हैं, क्या फर्टिगेशन कहते हैं, क्या फर्गूसन कहते हैं? तो उसको बोलते हैं फर्टिगेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन गेसन के नाम से याद रखें, ठीक, फर्टिगेशन कहते हैं, जो विकल्प नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार होता है? क्या वह खेतों की खाद होती है, क्या उसे कंपोस्ट कहते हैं, क्या उसे जैव खाद कहते हैं, क्या उसे हरी खाद कहते हैं? जो सड़े गए पेड़ पौधे होते हैं या पशु के अवशेष होते हैं, उसको बोलते हैं कंपोस्ट खाद।
जो कि कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, दिया गया है कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार, संकर करने वाला जो ज्वार है यानी हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में जाना जाता है? क्या वो जगदीश चंद्र बोस हैं? क्या वो एम.एस. स्वामीनाथन है? क्या वो नीलम राजू गंगा प्रसाद राव हैं? क्या नॉर्मल बोरलॉग है? जो संकरित बीज हैं, संकरित बीज नहीं, संकरित ज्वार या हाइब्रिड के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उसे जाना जाता है नीलम राजू गंगा प्रसाद राव को। ठीक है, जाना जाता है नीलम राजू गंगा प्रसाद राव को। और ये जो एम.एस. स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हें भारत में कृषि का जनक बोलते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। जो नॉर्मल बोरलॉग है, इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक कहते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक, दोनों ऑप्शन रहेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन वाला, नॉर्मल बोरलॉग वाला। चाहे विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा तो भी ऑप्शन दोनों रहेंगे, यानी एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मल बोरलॉग। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो स्वामी हैं वो हमारे भारत के हैं, यानी स्वामी, भारत के स्वामी हरित क्रांति के जनक है। और नॉर्मल बोरलॉग जो इंग्लिश जैसा नाम है, वो विश्व के हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाए, संकर ज्वार या हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता है नीलम राजू गंगा प्रसाद राव को, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव स्थिरीकरण में मदद करते हैं। मतलब जो राइजोबियम है और कुछ नीले हरे शैवाल हो, किस चीज़ के न स्थिरीकरण में मदद करते हैं? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड में? क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड में? क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड में? क्या वो नाइट्रोजन में? तो ये जो राइजोबियम और नीले हरे शैवाल है, वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO के नाम से जाना जाता है, इसे दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है, दम घोटू गैस। अंगीठी जब जलाते हैं, अंगीठी एक बंद कमरे में जला दिया जाता है, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल एवं गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज का प्रचलन में लाए गए थे? यानी जब हरित क्रांति भारत में चल रही थी, हरित क्रांति जो प्रोग्राम चलाया गया था, उसमें कौन सी दो फसलों की बात की गई थी? तो चावल और गेहूं की बात किया गया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और उस समय खेती के लिए किस प्रकार के बीज, यानी गेहूं और चावल के उत्पादन में लिए कौन से बीज प्रयोग किए जा रहे हैं? क्या वो GM बीज थे? क्या वो पारंपरिक बीज थे? क्या वो HYV बीज थे? क्या वो क्लिनोवा बीज थे? तो जो बीज प्रयोग किए जाते थे वो HYV बीज थे। कौन से? HYV बीज थे, ये बीज प्रयोग किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, कहा निम्नलिखित में से एक पेडोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है? क्या धातुकर्मी वैज्ञानिक को, कि मृदा वैज्ञानिक को, कि मौसम परिपक्वता वैज्ञानिक को, क्या मौसम गुफा निरीक्षण को? तो जो पेडोलॉजिस्ट, देखो एक बात होती है, मिट्टी को बोलते हैं, मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या? पेडोलॉजी। यहाँ शब्द लिखा है पेडोलॉजिस्ट, यानी पेडोलॉजी, यानी मिट्टी के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मृदा वैज्ञानिक। क्या बोलते हैं? मृदा वैज्ञानिक। ठीक, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। जो मिट्टी के अध्ययन को करता है वो मृदा वैज्ञानिक या पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजिस्ट, जो विकल्प क्वेश्चन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहा है कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू ब्यूटेरियल के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? क्या वो पोटेशियम सल्फेट है? क्या वो सोडियम सल्फेट है? क्या वो जिंक सल्फेट है? क्या वो कॉपर सल्फेट है? तो जो ब्लू ब्यूटेरियल के नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4 5H2O के नाम से जाना जाता है। ब्लू ब्यूटेरियल यानी कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में
भारत में कृषि में जैविक कृषि यानी जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? क्या सिक्किम था, क्या कर्नाटक था, क्या केरल था, क्या असम था? तो जैविक खेती जो सबसे पहले अपनाया था वो कौन सा राज्य था? भारत का सिक्किम राज्य था, जिसकी राजधानी है गंगटोक। गंगटोक, इसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। यानी विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा है खरबूजा तरबूज उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शस्य मौसम उपयुक्त होता है? क्या वो खरीफ है, क्या वो जायद है, क्या वो शीत है, क्या वो रबी है? रबी के साथ में गेहूं की जितनी फसलें आती हैं, गेहूं के साथ में उगाने वाली जितनी फसलें आती हैं रबी के अंदर आएगी। खरीफ के अंदर धान के साथ जो भी उगाई जाएंगी सब धान के अंदर जो आएंगी उसको खरीफ के अंदर आएंगी। धान के साथ हो गया कपास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कपास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खरीफ की बात आएगी। ठीक है, शीत फसल के रबी के समय बोई जाती है, यानी शीत रबी की फसल कब बोई जाती है? शीत के समय बोई जाती है। जितनी भी बिया वाली चीज़ें होंगी यानी जिसके अंदर बिया होंगी, बिया यानी सीड्स होंगे, बिया वाली जितनी फसलें होंगी सब जायद के अंदर आ जाएगी। तरबूज, ककड़ी, खीरा, ठीक, ये सब सारी फसलें आएंगी जायद के समय। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से मृदीय कारकों में से संबंधित है? क्या वृद्धा है, क्या वर्षण है, क्या ऊंचाई है, तो यह दबाव है। मृदीय कारक में कौन सा आएगा? वो मिट्टी आएगी, विकल्प नंबर ए में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है, किस प्रकार की मिट्टी स्व जुताई वाली मिट्टी है? क्या वो काली मिट्टी है कि लाल एवं पीली मिट्टी है? दो ही ऑप्शन है। देखो, जो स्व जुताई वाली मिट्टी होती है काली मिट्टी, इसी को बोलते हैं रेंगुर मिट्टी, इसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कपास की फसल के लिए उपयोगी होती है। दूसरी बात में है, ये काली मिट्टी को स्व जुताई वाली इसलिए कहते हैं जब ये सूखती है तो इसमें दरार पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। दरार पड़ जाती हैं तो उस दरार को देख के ऐसा लगता है कि जुताई किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वतः जुताई वाली कृषि मिट्टी, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यानी पोटास की कमी वाली मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जौनपुर में, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा है, निम्नलिखित में मृत जीवों एवं जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? यानी जो मृत जीव होंगे और जो जानवर होंगे उनको खाद्य की मिट्टी में परिवर्तित कर, सड़ा गला की मिट्टी में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा? वो कहलाता है अपघटक, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजेशन, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, एक साधारण उपकरण जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। क्या वो फावड़ा है, क्या वो रहट है, क्या वो ढेकली है, क्या वो मोट है? तो जो साधारण उपकरण होता है जो प्रयोग जंगल में घास वास हटाने के लिए किया जाता है वो किया जाता है फावड़ा को, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कहा ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है, यानी बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? क्या वह निर्वाह खेती है, क्या वह किचन गार्डन है, क्या वो झूम खेती है, क्या वो रोपड़ खेती है? तो उसे कहते हैं रोपड़ कृषि, यानी जो एक नगद फसल उगाई जाती है बिक्री के लिए उसे बोलते हैं रोपड़ कृषि बोलते हैं। झूम खेती पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ज़्यादा होती है, पूर्वोत्तर राज्य में, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्चर, झूम कृषि। अगला प्रश्न है, कहा है काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं रेंगुर मिट्टी बोलते हैं, इसी को कपासी मिट्टी बोलते हैं, इसी को स्व जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। खादर मृदा को पुरानी मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरानी मृदा बोलते हैं, बंजर मृदा बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, कहा है किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का
इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? क्या वो स्माइल फाउंडेशन को किया गया है, कि वो प्रथम को किया गया है, कि वो स्वयं शिक्षण संस्थान को किया गया है, कि सम्मान फाउंडेशन को किया गया है? तो किया गया है स्वयं शिक्षण प्रयोग, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? क्या वह काजू नहीं है, क्या वह चाय नहीं है, क्या वो सॉरी कॉफ़ी, क्या काजू नहीं है, क्या मोटे अनाज नहीं है? तो जो बागान की कृषि नहीं है वो है मोटे अनाज नहीं है। अगला प्रश्न है कहा तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या वो अरहर है, क्या वो ज्वार है, क्या वो मसूर है, क्या वह रागी है? तो जो तूर बोलते हैं उसको अरहर को बोलते हैं, यानी विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है निम्नलिखित में से रबी की एक फसल नहीं है, रबी की फसल नहीं है। क्या वो चना नहीं है, क्या सरसों नहीं है, क्या कपास नहीं है, क्या जौ नहीं है? जो रबी की फसल होती है वो गेहूं के समय आती है। तो गेहूं के समय में फसल सरसों बोई जाती है, जौ बोई जाती है, चना भी बोया जाता है। लेकिन कपास हम बताए थे ये किसकी है? ये है खरीफ की फसल, क्योंकि यह बोई जाती है धान के समय। किसके समय? धान के समय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जो इस चैनल पे नए होंगे यानी पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएंगे तो आप तक के नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाएगा। थैंक यू दोस्तों।